नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पुराने ज़माने की फ़िल्म का एक गीत है, गरीब जानकर हमको न तुम भुला देना, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। तो अरविंद केजरीवाल ने वैसे तो बहुतों को दर्द दिया है, लेकिन दवा किसी-किसी को दी है। लंबी फ़हरिस्त है, जिनको बेइज़्ज़त करके बाहर निकाला है, जिनका इस्तेमाल किया है और अभी जो कुछ हम पिछले 20-25 दिन से जंतर-मंतर पर ये तमाशा देख रहे हैं, हर तरह के कॉकरोचों का, तो वो भी जो जानकारियाँ मिल रही हैं, अरविंद केजरीवाल का ही पूरा ड्रामा है। पूरी पटकथा उन्हीं की लिखी हुई है। वो फिर से एक और अन्ना हज़ारे को सोनम वांगचुक के रूप में ढूँढ कर के लाए थे। यहाँ बिठाया, उसी तरीके से लेटाया। उनके साथ कुछ मसनद ज़्यादा होंगी, इनके साथ ज़रा कम है। उनके ज़माने में भीड़-भाड़ ज़रा ज़्यादा दिखाई देती थी। उनके इर्द-गिर्द किरण बेदी से लेकर के जनरल वीके सिंह और कई दूसरे चेहरे भी दिखाई देते थे। फ़िल्म स्टार के यहाँ चक्कर लगते रहते थे। यहाँ प्रकाश राज जैसे और कुछ और लोग दिखाई तो देते हैं। कभी अरुंधति राय, कभी योगेंद्र यादव, कभी सागरिका घोष, कभी महुआ मोइत्रा, लेकिन वैसा भीड़ भड़क्का नहीं है। जैसा अन्ना का रुतबा था, वैसा इनका रुतबा भी नहीं है। अब इनके अनशन का 17वां दिन बताया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने पहले भेजा आपके संजय सिंह को, फिर भेजा आतिशी को और आज खुद सोशल मीडिया के जरिए उपस्थित हो गए और घोषणा कर दी कि 16 जुलाई की शाम को मैं भी जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए। लेकिन आज एक साथ कई चेहरों ने सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की मांग की है। उनका भी उल्लेख करेंगे कौन-कौन लोग हैं। दूसरा विषय ये रहेगा ताहिर हुसैन, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के ही पार्षद रहे हैं। दिल्ली दंगों में उनका हाथ सिद्ध हुआ है, उनका दोष सिद्ध हुआ है। सजा अगली तारीख पर सुनाई जानी है, लेकिन इस पर जम करके सियासत हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हमेशा की तरह चुप्पी साध ली है। उनके जो दूसरे संगी साथी हैं, अमानतुल्लाह खान, वो अपनी तरफ से कुछ-कुछ बयान दे रहे हैं। तीसरा विषय है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। गोविंद देव गिरि जी ने ये आज स्वीकार किया है कि करीब 3 करोड़ रुपए का घालमेल हुआ है, गड़बड़ी हुई है, वहाँ से चुराई गई है। आज वेबसाइट भी दुरुस्त की गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम वेबसाइट से हटा दिया गया है और जो नए सदस्य आए हैं, उनका जोड़ दिया गया है। कुछ फैसले भी हुए हैं कि अब रोजाना ऑडिट होगा। आमूल-चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वीरेंद्र भट्ट साहब और एकलव्य सिंह। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, आपके पास ही आता हूं। सबसे पहले ये सोनम वांगचुक को बैठाया, हालत ऐसी कर दी है सोनम वांगचुक की, जैसे गले में हड्डी फंस जाती है, ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। 59 साल की उम्र है। अभिजीत दीप के बीच बीच में कह देते हैं कि उनको बड़ा अनुभव है अनशन का, उपवास का। हम लोग तो भूखे रह ही नहीं सकते।
और वो जो एक कहावत है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे भगवान, तो मुझे लगता है कि सूली पर चढ़ा तो दिया इन लोगों ने, अब कैसे उसको उतारे इनकी समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार तो ये सारे टोने टोटके पाखंड तौर तरीके अच्छे तरीके से समझती है और हैंडल करना भी जानती है। तो ये जो गतिरोध है जिसको अब खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे से लेकर के अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर के महुआ मोइत्रा और बहुत सारे लोगों ने अपील करनी शुरू कर दी है कि अब बहुत हो गया, बस करो, अनशन तोड़ दो। तो अनशन तोड़वाने की तैयारी चल रही है क्या अब? देखिए, ऐसा है कि ये एक एक अंग्रेजी का एक इडियम है, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। यानी चोर से कहे चोरी करो, शाह से कहे होशियार रहो। तो ये जो पूरा अमेरिकी खेल है, ये अब जो है पूरी इंटेंसिटी के साथ चल रहा है। ये आदमी कौन है? सोनम वांगचुक। ये जो बांग्लादेश का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, मोहम्मद यूनुस का दोस्त है। मोहम्मद यूनुस किसका पिल्ला है? अमेरिका के डीप स्टेट का सबको मालूम है। और मोहम्मद यूनुस किसके दोस्त हैं? वो दोस्त थे मनमोहन सिंह के भी दोस्त थे वो। तो ये पूरा एक गैंग है, ये पूरा काम कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका का सीआईए का एजेंट मणिपुर में पकड़ा गया है, वो आपका मैथ्यू वैन डाइक, अभी उसने दिल्ली की सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि साहब मुझको इंडिया का खाना बहुत ही मसालेदार, स्पाइसी और बहुत ऑयली होता है, मुझको पास्ता, पिज्जा, चिकन, मटन और ऑलिव ऑयल चाहिए। तो एनआईए से कहा गया को नोटिस गया, उन्होंने कहा ये खाने पीने का मामला हमारा नहीं, जेलर से पूछिए। जेलर ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, आप इसको जो है हम एक हफ्ते बाद आएंगे। 21 जुलाई को डेट लगी है। अभी कल एक परसों पकड़ लिया गया अमेरिकन जो इंडिया से नेपाल भाग रहा था, वो भी पकड़ गया और वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और अब ये आया है और अब ये आ गया सोनम वांगचुक, ये सीधे अब ये जो डाइके है, क्या नाम आपने दिया, ये सीधे बॉस्टन से इंडिया आया और ये दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया। इसको लगा कि हमको परमिशन नहीं मिलेगी धरने की, उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही जो है दिल्ली पुलिस ने परमिशन सौंप दी। अब इनके पास आदमी नहीं जुट रहे हैं, 50 आदमी नहीं हो पाते हैं। जब लंच का समय होता है तो 150 हो जाते हैं और डिनर के समय फिर 200 हो जाते हैं। और अब ये धमकी दे रहे हैं कि हम तो संसद भवन का घेराव करेंगे। तो इनकी अब जो है, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और आपको असली जो और जो इनके असली जो आका हैं, जो इनको पेट्रोनेज देते हैं और इनके पीछे यानी जो जो जिहादी अलायंस है जिसको बोलते हैं इंडी अलायंस, 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सबकी निगाह, मेरी निगाह इसी बात पर है कि क्या कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा है जिसके जरिए वो संसद की कार्रवाई को बाधित कर सकती है? अभी तक कोई मुद्दा नहीं है। अब राहुल गांधी 3 महीने बाद विदेश से लौटे हैं, वो कोई वीडियो, कोई फोटो या कोई सॉफ्टवेयर ले आए हों तो बात दूसरी है। क्या है? बंगाल की चुनाव के एक बाद एक एक की हालत एक खराब मिनट है। एक मिनट, आप राहुल गांधी को बदनाम ना करें साहब। वो अभी तो गए थे 20 जून को, आपने 3 महीने बता हाँ, दिया। तो वो अरे 20 ठीक जून है, को तो झूठ गए बोलने थे। का नहीं है। और जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सर लेकर झूठ मेंटली कह बोलते रहे हैं, हैं। कहते हैं सर का कह कहने का मतलब है कि हाँ, मेंटली 3 महीने से विदेश में। नहीं, वो जब जी वो कहता है कि पीएम को, जब वो पीएम के लिए अपमानजनक बयान देता है कि नरेंद्र और सरेंडर, तो ये तो थोड़ा बहुत तो हम भी उनके ऊपर टेंजेंट मार सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके पास कुछ बचा नहीं है। और जो एक शायर ने कहा है ना कि जो हम पे गुजरनी है एक बार गुजर जाए, वो कितने सितमगर हैं, खुल जाए तो अच्छा है। वो खुल चुका है ये धरना शुरू होने के पहले। अब ये अरविंद केजरीवाल कौन से बहुत बड़े जो हैं, ये कोई महापुरुष है जिनके जाने से कोई वहां लाखों की भीड़ चली आएगी। वो पंजाब में अपनी सरकार बचाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। दिल्ली में ताहिर हुसैन का कन्विक्शन हो गया, जिसने फरवरी 2020 में दंगा कराया था दिल्ली में, और उसका आरोप लगा दिया था कपिल मिश्रा के ऊपर जो दिल्ली सरकार में मंत्री है। तो अब तो सब सामने आ गया ना क्या हो रहा है। तो ये जो अमेरिका का जो डीप स्टेट के जो पिल्ले हैं, ये ऐसे ही छूटे रहेंगे। और फिर अभी जो जो सर्गेई गौर है, वो दिल्ली के ऑटो रिक्शा के पीछे अपने पोस्टर लगवाता है। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे हो गए,
फिर जाके मिलता है होम मिनिस्टर अमित शाह से, और अमित शाह भी तैयारी से बैठे हुए हैं जो उसके मिलने के अगले दिन एफसीआरए के अमेंडेड रूल्स नोटिफाई हो जाते हैं, और उस रूल्स में साफ लिखा हुआ है कि जो पैसा एफसीआरए के तहत भारतीय संगठनों को मिलेगा, उसका प्रयोग इवेंजेलिकल एक्टिविटीज और प्रोजेलिटाइजेशन के लिए नहीं किया जाएगा, यानी हिंदुओं को ईसाई कन्वर्ट करने के लिए नहीं किया जाएगा। तो अमेरिकन का वही खेल हो गया, चोर से कहें चोरी करो, साहस से कहें होशियार रहो। अब मोदी सरकार को 12 साल हो गए हैं इनके षड्यंत्रों को झेलते हुए। इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है, उसकी वो किस अधिकतम स्तर तक जा सकती है, ये सारा खेल खुल चुका है अब। तो ये अब ये इनको समझ में आ गया है कि अब सरकार के लिए ये कोई राजनीतिक चुनौती खड़ी करने की औकात इनकी अब नहीं रही। तो अरविंद केजरीवाल बयान देंगे, कभी योगेंद्र यादव आएँगे, तो कभी प्रशांत भूषण आएँगे, आ जाएँ। कौन रोकता है? दिल्ली में जैसे हमारे शहर में डेमोक्रेसी वैसे वहाँ भी है, किसी को कहीं भी जाने का अधिकार है। और जब दिल्ली पुलिस ने उनको बकायदे धरने की अनुमति दी है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। एकलव्य वहाँ जाने से कौन रोकता है? तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। और 6 महीने की बात और है, जरा अभी जो है 5 राज्यों में चुनाव होना है अगले साल फरवरी-मार्च में, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, और फिर नवंबर में होना है गुजरात और हिमाचल। इन 7 राज्यों में कांग्रेस कहीं नहीं आ रही है। फिर देखेंगे इनकी ताकत क्या बची है। जी, मैं जरा दर्शकों को अरविंद केजरीवाल के वीडियो का हिस्सा सुनवाता हूं, उसके बाद एकलव्य के पास चलते हैं। वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने। अरविंद केजरीवाल, वो मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले एक वीडियो जारी किया था जब वो 2 करोड़ी हो गए थे फॉलोवर के रूप में अभिजीत दीप के। एक और है नीलू व्यास करके, वो कह रही थी कि जिस दिन अभिजीत दिल्ली में कदम रखेंगे, लैंड करेंगे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहां भाग करके जाएंगे और किस देश में शरण लेंगे, क्योंकि उस दिन दिल्ली में पांव रखने को जगह नहीं होगी। एकलव्य ये बार बार जैन जी डकार रहे थे अरविंद केजरीवाल के जैन जी जो है वो सड़कों पर उतरेगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उनमें बड़ा आक्रोश है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी का भी पानी उतर चुका है? उतनी भी भीड़ नहीं जुटा पाए सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के लिए कि कम से कम उनको शर्मिंदा तो ना होना पड़े। तो वहां तो जो अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि जब नाश्ते का समय होता है, लंच का, डिनर का समय होता है, तो 100, 150, 200 की भीड़ आ जाती है, वरना तो 15, 20, कभी 14, कभी 20 ये संख्या वहां पर रहती है। तो क्या आम आदमी पार्टी का भी पानी उतर चुका है और इनका जैन जी का जो ये एक मुहिम थी, मिशन था, वो पूरी तरीके से भारत के युवाओं ने, दिल्ली के युवाओं ने नकार दिया है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, इसके लिए थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल के बैकग्राउंड और टाइमलाइन को थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि अन्ना हजारे से कंपैरिजन हो रहा है। तो देखिए सर, ये स्वयं अरविंद केजरीवाल ने जब सर्विस छोड़ी थी तो उसके बाद से बेसिकली ये
एक्टिविज्म के थ्रू इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चलाई सर। और क्योंकि सर ये बेसिकली पहली बार एक नेशनल लेवल पे जो पब्लिक व्यू में आए वो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय आए। उस समय लोग ज्यादा नहीं जानते थे और अन्ना हजारे को एक तरह से सीढ़ी बना के इन्होंने सत्ता हासिल तो करी, लेकिन उसके बाद जो इनका रवैया रहा सर, अन्ना हजारे को सीढ़ी बनाने तक को तो फिर भी लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट करा, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं एक था सर कि हमें एक ऑल्टरनेट चाहिए, एक बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक ऑल्टरनेट और देखा जाए, एक और ऑप्शन हो, तो उसका इनने फायदा उठाया सर। लेकिन उसके बाद जो इनका रवैया रहा सर कि इन्होंने जिस तरह से और एंटी नेशनल फोर्सेस को सीढ़ी बनाना शुरू करा। आपको ध्यान होगा सर कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जब ये डीपली घुसने लगे तो उस समय जिस तरह से इन पे खालिस्तान से फंडिंग लेने के आरोप लग रहे थे, उसकी ट्रेल्स को भी देखा गया। और उसी तरह से सर ये जो हम जिस सीए राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी ताहिर हुसैन की बात कर रहे थे, तो उस समय सर जिस तरह से इनका मस्जिदों में आना जाना इन लीडर्स के साथ होता था, चाहे अमानतुल्लाह खान के साथ हो, चाहे ताहिर हुसैन के साथ हो, और जिस तरह के भाषण इन्होंने उस समय पे दिए, सनातन का अपमान करना हो, मुस्लिम के अधिकारों की बात हो, और उसके बाद तो सर बेसिकली मतलब मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को भी ये एक सीढ़ी बना के और सत्ता में काबिज रहना चाहते थे। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बात ये हो रही थी सर, मतलब धीरे धीरे लोगों ने ये देखा सर कि ये सीढ़ी बना के सिर्फ सत्ता में नहीं आ रहे हैं, ये इन एंटी नेशनल फोर्सेस को भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्वयं एक सीढ़ी बन रहे हैं। और फिर देखिए जनता में सहज बुद्धि होती है, वो अपना आकलन करती है कि भाई कौन क्या कर रहा है। मतलब सीएए में जो ताहिर हुसैन ने किया वो सबकी आंखों के सामने था सर। जिस बर्बरता से वो अंकित शर्मा का मर्डर हुआ सर, मतलब मुझे इतना दुख होता है आज भी उस चीज का कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात थी कि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ। और उसके बाद सर उसके बाद भी सर आज देखिए ना सर, आज जब इसको सजा हुई है तो उसके बाद भी अमानतुल्लाह खान का बयान आपने देखा होगा, उसका कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं किया ना अरविंद केजरीवाल ने। तो इसका मतलब आप स्टैंड करते हो उसके बयान के साथ। निकालो ना अपनी पार्टी से, अगर आपका कोई टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, कन्विक्टेड आदमी को सपोर्ट कर रहा है, तो या तो उसे निकालो या फिर आप उसके साथ स्टैंड करते हो, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे। तो ये सब सर जनता ने देखा है सर। अब सर देखिए जो जेन जी वाली आप बात पूछ रहे थे ना, इस पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा सर कि ये जो हम लोग बात करते हैं ना कि प्री मोदी एरा में जिस तरह से ये बॉलीवुड के थ्रू, ये मूवीज के थ्रू जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता था सर, आपने देखा होगा कि 3 इडियट्स जो मूवी थी जिसमें ये सोनम वांगचुक ही मेन कैरेक्टर थे, उसमें उसका नाम फुंगसुक वांगडू था। तो उसमें सर देखिए कि लोगों ने ज्यादातर, हमने भी इसको किस तरह से देखा, ज्यादातर जो इसकी बात होती थी कि प्रोपेगेंडा अगेंस्ट सनातन धर्म, कि शिव जी को ऐसे दिखाते थे, मंदिरों के बारे में अनाप शनाप बोलते थे। लेकिन सर देखिए आप, जो रियल ऑब्जेक्टिव था ना वो हमें अब दिखाई दे रहा है। रियल ऑब्जेक्टिव था एक एंटी नेशनल व्यक्ति को एक हीरो के रूप में स्टैब्लिश करना देश में। और सर ये मैं आपको आज की घटना बता रहा हूं सर। आज सर मैं कहीं पे निकल रहा था घर से, तो उस समय मेरी वाइफ ने मुझे पूछा, और मेरी बेटी भी वहीं पे थी सर, तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये फुंगसुक वो क्या नाम है इसका, सोनम वांगचुक के साथ कितना गलत हो रहा है। कोई आदमी मर रहा है और मतलब सरकार रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही। और सर ये तो मेरे घर के हालात हैं, जहां मेरी विचारधारा तो लगभग सबको पता है। तो उस समय मैंने सर एक्चुअली उसका जवाब दिया, मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मर जाए। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा आप इतने मतलब इतने निर्दयी टाइप, उसने कुछ टर्म यूज करी कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है, मैं तुम्हें बस एक वीडियो दिखाता हूँ। उसी वक्त सर मैंने अपना मोबाइल खोला, क्योंकि सर देखिए अब मेरी वाइफ की तो जो विचारधारा बन चुकी वो बन चुकी है, फिर भी मैं उससे डिस्कस करने की कोशिश तो करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ सर कि ये जो जेन जी या नेक्स्ट जनरेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उसी वक्त अपनी बेटी को सर एक वीडियो निकाल के दिखाया सोनम वांगचुक का। वो लद्दाख में जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, तो उस समय सर उनका एक स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से सरकार का हमारे साथ रवैया है, अब यदि अगर चाइना
इंडिया में घुसपैठ करने का प्रयत्न करती है चाइना की आर्मी, तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, हम उन्हें रास्ता दिखाएंगे। तो उनका विरोध ऐसे नहीं करेंगे, उनका विरोध बिल्कुल नहीं सर, करेंगे। नहीं सर, और और ये भी उनके टर्म यूज करी थी सर कि उनको रास्ता दिखाएंगे सर। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? चलो भाई, एक बार के लिए मान सकता हूं कि तुम्हारे कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस होंगे या कुछ जेन्युइन कंसर्न भी होंगे जिसपे तुम्हारी सरकार से नहीं बन पा रही हो, तो क्या अगर तुम्हारी सरकार नहीं मानेगी तो तुम मतलब देश के दुश्मन का साथ दे दोगे देश को तोड़ने के लिए? तो मेरी बेटी भी सर मतलब ऑनेस्टली एक बार के लिए तो शॉक में चली गई, और उसने मेरी वाइफ को जवाब दिया कि मम्मी ये किस तरह का व्यक्ति है, आप कैसे इसके बारे में आप चिंता कर सकते हो? तो मैंने कहा प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस व्यक्ति को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया कि इसकी ये साइड लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली सर मुझे देखिए, मैं मतलब कभी कभी तो सर जिस तरह से आजकल हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी काम कर रहे हैं, मुझे तो कभी कभी सर मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि अमित शाह जी को मोदी जी डायरेक्शन चलाते हैं या मोदी जी को अमित शाह जी चलाते हैं, जिस तरह का उनका दिमाग काम कर रहा है आजकल। सर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी अमित शाह जी ने जो एक बड़ा लेटेस्ट डिसीजन दिया जिससे कि वो एकदम पगलाए हुए हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने सर वो जो लद्दाख को बेसिकली यूनियन टेरिटरी होने के बाद सर उसके जो 7 हिल काउंसिल्स में जो वो बटे हुए हैं, तो उसको सर एकदम मतलब लगभग एकदम कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी है। तो इनका साथ में इन हिल्स को जुड़ के और मतलब काउंसिल्स को जुड़ के स्टेटहुड का सपना तो डिस्ट्रॉय हो ही गया, उसके साथ साथ इस सोनम वांगचुक का जो लद्दाख का एक तरह से राजा या सोल मतलब डिसीजन मेकर बनने का जो सपना था वो भी खत्म हो गया सर। तो अमित शाह सर मतलब जैसे कहते हैं ना सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये आदमी सर जो समस्या होती है ना उसकी जड़ पे जाके काम करता है सर। तो अब वहां पे जिस तरह की सर, अब वहां पे क्या होगा सर कि इन ऑटोनॉमी किस तरह से दी है सर कि जैसे कुछ एक्ट्स हैं, उन एक्ट्स को पहले जो स्टेट लेवल पे किया जाता था ये हिल काउंसिल्स खुद लगा सकते हैं, उनका पंचायती राज डिपार्टमेंट खुद का होगा सर, तो वहां पे उनका जो लोकल पंचायत लेवल पे इलेक्शन होगा तो वो लोग क्या है कि वहां पे किस तरह के लोग फाइनली डिसीजन मेकर्स बनेंगे उसमें उनकी इलेक्टोरल से होगी सर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर सोनम वांगचुक की ये हुई है कि वो एकदम जैसे कहते हैं ना जड़ से उनका समूल नाश हो गया है जो उनका लद्दाख को लेके प्लान था। अब सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो दिल्ली में जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, ये सिर्फ ये अगेन सर उसी उसी चीज को ले दे के है सर, उसी चीज को ले दे के है सर कि अरविंद केजरीवाल का जो एटीट्यूड है सर कि कोई भी आपको एक सीढ़ी मिल जाए और उस सीढ़ी को इस्तेमाल करके आप कुछ ऐसा माहौल बना सको कि, और इनके साथ में सर क्या है कि वो जो मोदी जी एक टर्म कॉइल करी थी ना मोदी जी ने, आंदोलन जीवी, तो ये सब जो है सर योगेंद्र यादव वगैरह टाइप के और जो और लोग हैं वहां पे वो भी जुड़ जाते हैं। अभी आप देखिएगा सर, मैं आपको आज ही ये बात लिख के दे रहा हूं, आप देखेंगे कि अभी तो सर सजा ही तो सुनाई गई है ना लोअर कोर्ट में, ये ताहिर हुसैन का जब केस चलेगा तो आप देखिएगा कि हमारे देश के कितने बड़े बड़े वकील जो हैं एक बैटरी ऑफ लॉयर्स की तरह ये इसको डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाएंगे। जबकि सच्चाई क्या है सर, आपने तो देखा है ना सर कि ये सीए के राइट्स में किस तरह से ये मैनेज कर रहा था ताहिर हुसैन। ठीक है आप इसको अजमल कसाब की कैटेगरी में नहीं डाल दो, लेकिन अफजल गुरु और याकूब मेमन की तो कैटेगरी में है ही ना सर। ही वाज लिटरली वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द नेशन। क्या करवाना चाह रहे थे आप देश के अंदर? सिविल वॉर ही करवाना चाह रहे थे ना। तो लेकिन आप देखिएगा सर कि किस किस तरह के जो चेहरे हैं हमें इन लोगों को डिफेंड करते हुए भी दिखे। एक टिप्पणी जरा वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब की ले लें इस पर। देखिए 2 सवाल है मेरे आपके लिए। नंबर 1, सोनम वांगचुक यहां क्यों आकर के बैठे और क्यों उन्होंने अनशन किया? क्योंकि ये अगर सो कॉल्ड स्टूडेंट्स का मामला था और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या परीक्षाएं देते हैं, पेपर लीक का ही मामला था, तो इनका पेपर लीक से लेना एक ना देना दो, फिर भी ये यहाँ आकर के भूख हड़ताल पर क्यों बैठे? नंबर 2, मेरे सामने एक लिस्ट खुली हुई है। ताहिर हुसैन तो एक नाम है और जिन पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं और जो जेल में पड़े हैं और जिनका
मामला जो है वो कोर्ट में अब सजा के मुकाम पर पहुंचा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल खुद आबकारी घोटाले में 5.5 महीने जेल में रहे। मनीष सिसोदिया 1 साल से अधिक समय तक रहे। सत्येंद्र जैन करीब 1.25 साल तक जेल में रहे। संजय सिंह करीब 5 महीने रहे। विजय सिंगला पंजाब सरकार का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया गया। दीपक सिंगला गोवा में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी थे। बैंक के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती, कई इनके दूसरे नेता, जसवंत सिंह गंजर माजरा, विजय सिंगला और पंजाब के भी इनके कई एमएलए और मंत्री गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है ना जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकली थी। और इनका क्या हाल है और किस मुंह से अरविंद केजरीवाल नैतिकता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं। देखिए, पहली तो बात सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक बड़े लंबे समय से लद्दाख में एक्टिव था और लद्दाख को डिस्टेबलाइज करने का इसने हर संभव प्रयास किया। वहां दंगा भी हुआ। उसके बाद इसको जो है एनएसए में अरेस्ट किया गया। लगभग 10 महीने बाद इसकी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई। तो अब ये जेल में रहने के बाद और जो इसके फॉरेन कनेक्शन है, जो बीजेपी जो कांग्रेस के एमपी हैं तरुण गोगोई, जिनके बारे में बहुत गंभीर आरोप लगा चुके हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको पता ही है। ये सब उसी गिरोह के लोग हैं। तो अब सोनम वांगचुक की एक ब्रांड इक्विटी बन चुकी है कि भाई ये बहुत बड़ा आंदोलनकारी है, जनता के लिए लड़ता है। लद्दाख में लड़के आया है, अब ये लड़ रहा है छात्रों के लिए। और ये वहां पे चाइना के इशारे पर भी काम कर रहा था। लद्दाख में अगर अस्थिरता होगी, लद्दाख में अगर हिंसा होगी या कोई भी वहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर समस्या होगी, उसका बेनिफिशियरी कौन है? बगल में गलवान बॉर्डर के पास जो है चाइना की आर्मी बैठी हुई है। तो अब ये लोग, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को डीलेजिटिमाइज करने के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा मुद्दा उठाए कि जिससे एनार्की फैले। आपको याद होगा जब ये नीट का पर्चा जब लीक हुआ था, तब कांग्रेस के लोग कितना कूद के चिल्ला रहे थे कि बस जेन जी सड़क पे आने वाला है। और यही अरविंद केजरीवाल बोल रहा था कि अगर जेन जी सड़कों पे आ जाएगी तो ये सरकार दिखाई नहीं पड़ेगी। बहुत ही इसके भड़काने वाले प्रोवोकेटिव बयान आए थे। तो अब इनके पास अब पंजाब में चुनाव निकट है। आपको मालूम है पंजाब के चुनाव यूपी के साथ ही होने हैं फरवरी मार्च में। तो इनको कुछ तो चाहिए कि पंजाब के लोग और ये जो अमेरिका से पलने वाली ये वो लेफ्टिस्ट जिहादी पार्टियों का एक एजेंडा होता है कि अर्बन मिडिल क्लास में जो रोज के दैनिक जीवन के तनाव हैं, जो कुंठाएं हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, अब आजकल इन्होंने एक नया मुद्दा ढूंढा अर्बन मिडिल क्लास में कुंठा पैदा करने का कि E20 फ्यूल से कारों का एवरेज कम हो रहा है, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, गाड़ियों के इंजन डैमेज हो रहे हैं। और उसके बाद क्या-क्या हुआ, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और आपका जो है एक जापानीज कंपनी ने एफआईआर की और एक कोई जोशी यूट्यूबर है बॉम्बे में, उसने माफी मांगी। ये सब आपको मालूम है। तो इनको अर्बन मिडिल क्लास के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है या जिनसे उसको झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है, उन सारे मुद्दों को कैसे और उसमें आग लगाई जाए, ये इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। आप अगर ध्यान से अरविंद केजरीवाल के बयानों को देखिए, संजय सिंह के बयान को देखिए या जो है राहुल गांधी के बयान को देखिए या कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल में जो लोग एक्टिव रहते हैं उनके बयानों को देखिए। प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे इंडोनेशिया और वहां पर इन्होंने एक बहुत भद्दा अश्लील ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर को लेकर के। जब लोगों ने गालियां दी तो उस ट्वीट को इन्होंने डिलीट कर दिया, वो भी देखा होगा आपने। तो यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनके सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे आने वाले 6 महीने इस आंदोलन को सस्टेन किया जाए।
अब 20 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और सावन से शुरुआत होने का मतलब ये है हमारे संस्कृति में चतुर्मास शुरू हो गया। अभी चतुर्मास का अंत होगा दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अभी सावन खत्म होगा तो रक्षाबंधन आ जाएगा, रक्षाबंधन आएगा तो पितृपक्ष के बाद जो है नवरात्रि आ जाएगी, नवरात्रि खत्म होगी तो दशहरा आ जाएगा, दशहरा खत्म होगा तो 2 हफ्ते बाद दिवाली आ जाएगी। तो दिवाली अपने आप में 6-7 त्योहारों का समूह होता है और उसके बाद यूपी में कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो फेस्टिव सीज़न में कोई खुराफात कर पाना भारत में बड़ा कठिन कार्य होता है और ये फेस्टिव सीज़न जो है अक्रॉस द कंट्री होता है, पूरे देश में होता है, खाली ये नॉर्थ या साउथ में नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का अपना अलग उत्सव होता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग उत्सव भी उसका उत्सव होता है, दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का ज़बरदस्त उत्सव दक्षिण भारत में होता है, बिहार, झारखंड में, असम में होता है। तो अब इनके सामने चुनौती है कि कैसे इस मूवमेंट को सस्टेन किया जाए कुछ न कुछ करके और 2 महीने से आपने देख लिया अब कुछ ये लोग हिला नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के मीडिया में लोकल जो यूट्यूबर तक भी जो है, जो दिल्ली के रीजनल टीवी चैनल हैं, वो तक भी अब इनको कवर नहीं कर रहे हैं। यूट्यूबर तो जा ही नहीं रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये है जो नक्सलाइट के खिलाफ जो केंद्र सरकार का अभियान था, वो लगभग 100% सफल रहा है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार का ड्रग के खिलाफ अभियान चल रहा है, ये अभियान जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, आंदोलनकारियों की जो जो फाइनेंशियल जो जो श्वास नली है, जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है, वो इनकी हो जाएगी खत्म। तब ये और जो है फड़फड़ाएँगे और ये चिल्लाएँगे कि अब तो हम सरकार ने डेमोक्रेसी एकदम खत्म ही कर दी है, अब हम कहाँ जाएँ? तो ये जो है इनके सामने एक ही चुनौती है, आंदोलन को सस्टेन कैसे किया जाए और इनको भरोसा ये है कि जब संसद का सत्र चलेगा, तब शायद इनका महत्व बढ़े और इनके काउंटर पे भीड़ बढ़ेगी, लोग आएँगे और भाषण होंगे, नेता आएँगे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले आएँगे, हो सकता है प्रियंका गांधी भी इस समय पता नहीं कहाँ है, विदेश के दौरे पर है, शायद वो भी चली आएँ, शायद राहुल गांधी भी आ जाएँ। तो इनको अब इसी से आस है, अब इनके पास कोई बचा नहीं है। जी, बल्कि हम लोग इनके ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं, जो इनके ऊपर आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं। एकलव्य, ये जो राम मंदिर को लेकर के अपडेट आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नई व्यवस्था लागू की गई है? देखिए, आज रोजाना योगी जी ने आज बहुत साफ किया है, अयोध्या के बहाने भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला किया जा रहा है। ये हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपसे ने इसके ऊपर जो है आपकी ने क्षमा मांगी है। आपकी आपकी अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आपके पास ही आऊँगा। एक बार एकलव्य को ले लें। तो जी। एकलव्य जो नई व्यवस्था लागू की गई है, इस पर आपकी टिप्पणी। अब रोजाना ऑडिट होगा, रोजाना निगरानी होगी। गणना का भी नया स्वरूप तय कर दिया गया है। वेबसाइट पर अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। उनको जो एक पावर दी गई थी वीआईपी पास जारी करने की, वो पहले ही छीनी जा चुकी है, अलग कर दिया गया है। ट्रस्टीज की नई सूची है और उसमें ना इनके नाम हैं और एक तीसरी शख्सियत जिसके बारे में अभी तक भी कम से कम ट्रस्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, उनकी तरफ से जरूर बयान आया था गोपाल राव कि नहीं, मैं यही काम कर रहा हूं, मुझे नहीं हटाया गया, लेकिन वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली क्या है कि ये मामला क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो चाहे मीडिया के सेक्शंस हो, चाहे जनता हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, इसको लेके उत्सुकता इतनी ज्यादा है सर कि इसमें रोज कुछ ना कुछ इस तरह का मतलब डेवलपमेंट होते रहता है। लेकिन सर मुझे तो ऑनेस्टली लगता है जो बताया जा रहा है आज कि ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, ये तो होना ही चाहिए सर, और होना ही था जब इसको सीरियसली लिया जाता। और मुझे लगता है सर कि इतने बड़े ट्रस्ट की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेरे ख्याल से जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस ट्रस्ट का, क्योंकि सर थोड़ी बहुत इसको मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह की क्या लिखा पढ़ी होती है, इसकी लिखा पढ़ी मैंने भी करी हुई है सर थोड़ी, तो ये सब तो सर उस समय ही रहा होगा, बस ये था कि फॉलो नहीं हो रहा था शायद ठीक से। तो अब अच्छी बात है कि वो फॉलो हो रहा है, लेकिन उत्सुकता में सर एक थोड़ी सी मतलब वैसे मैं आपको
व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो मैं गोविंद गिरी महाराज का बहुत सम्मान करता हूँ, एक तो मतलब जो भी उनका व्यक्तित्व है, जितना उनके बारे में लिखा पढ़ा समझा है। लेकिन सर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है सर कि ये उत्सुकता के चक्कर में ना कुछ चीजें हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। जैसे ठीक है, लोगों में होगी अब उत्सुकता कि कितने का गबन हुआ है, क्या हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन मुझे लगता है सर कि एसआईटी की रिपोर्ट को अवेट करना चाहिए सर। क्योंकि क्या होता है सर कि इससे क्या है कि ये जो विरोधी लोग होते हैं ना, इनको एक बिना बात का सर एक अवसर मिलता है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अभी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अनुमान है कि 3 करोड़ रुपए के आसपास का ये कुछ हुआ होगा। अब क्या होता है सर कि मुझे लगता है कि उनका अनुमान शायद बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक कॉमन सेंस से, सहज बुद्धि से हम लोग इसको सोचेंगे तो भाई मोजों में छुपा के, पॉकेट में छुपा के, शर्ट में छुपा के कोई कितना ही निकल जाएगा सर। तो हो सकता है कि फाइनल फिगर कहीं इसी के आसपास हो जाए। अब लेकिन जब वो होगा तो लोग कहेंगे कि ये देखिए, इनको तो पहले से ही पता था, या एसआईटी ने इनसे ही गाइडेंस लेके ये फिगर दिया है। तो इस तरह की चीजें जो हैं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब सीएम पूरी निष्ठा के साथ स्वयं इसमें लगे हुए हैं, एक एसआईटी का गठन है जिसमें मतलब, और फास्ट मूविंग है सर, ऐसा भी नहीं कि कोई एसआईटी बहुत समय तक कुछ काम ही नहीं कर रही है, हमें कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, और लोगों को विश्वास है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व है, इस पे लोगों को विश्वास है कि ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। तो मुझे लगता है सर कि ठीक है, अपना काम करते रहना चाहिए और सिस्टम को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि जो मैंने आपसे एक बार पहले भी शो में निवेदन किया था, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि राम मंदिर के माध्यम से एक ऐसे मॉडल को सेट करना चाहिए कि आने वाले समय में वो देश में सनातन के अंदर आने वाले सारे मंदिरों के लिए एक मॉडल बने सर। और उसके अलावा सर, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जांच चल रही है, इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक, क्योंकि इसकी गति अभी ठीक है, हमें परिणामों का वेट करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने बिल्कुल सही डायरेक्शन पकड़ा हुआ है अभी। देखिए, मुझे लगता ये है, वीरेंद्र जी के पास जाने से पहले मैं बात करूं, इस समय गोविंद देव गिरी जो भी बयान देंगे फाइनेंस के बारे में, गड़बड़ी के बारे में, चोरी के बारे में, वो अपना व्यक्तिगत बयान नहीं दे रहे होंगे। एग्जैक्टली। उनको कहीं ना कहीं से ये कहा गया होगा कि चूंकि आप कोषाध्यक्ष हैं, इसलिए आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता कई सौ करोड़ की बात करने लगे हैं कि कई सौ करोड़ का गबन कर लिया गया, 200 करोड़ का कर लिया गया, 300 करोड़ का कर लिया गया। तो उन्होंने बताया है कि मोटे अनुमान के अनुसार 3 करोड़ के आसपास का हो सकता है। बाकी तो जो एसआईटी बताएगी वो। जी, आप कुछ कह रहे थे भट्ट साहब। देखिए, जो होना था हो गया। सरकार ने उसके खिलाफ जो भी एनफोर्समेंट कार्रवाई होनी थी सब हो गई है। 3 जून को मामला आया था, एसआईटी बन गई, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, इंटरिम रिपोर्ट आ गई, 8 लोग अरेस्ट हो गए और उनका इंटरोगेशन हो रहा है, रिमांड पे आ गए हैं और काफी पैसा रिकवर हो गया है। ट्रस्ट के 2 मेंबरों को हटा दिया गया है, नया महामंत्री नियुक्त हो गया है। लोग क्या चाहते हैं कि अब इससे जो अपराध होना रहा था वो तो हो गया, और मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि 1 फरवरी 1986 को ताला खुला था अयोध्या में बाबरी मस्जिद का, मंदिर भी बन चुका। उस घटना को 40 साल हो गए। इन 40 सालों में कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कभी एक बात अयोध्या के मंदिर के बारे में या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में क्या कभी एक सकारात्मक टिप्पणी की है 40 सालों में? तो आज जो इनकी बेचैनी है और आज जो इनका जो ये घृणा फैलाने का जो अभियान ये चला रहे हैं, इनको एक भगवान राम के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर हमला करने का, कीचड़ उछालने का एक नया अस्त्र मिल गया है। तो क्यों इनकी बात में विश्वास किया जाए? जो हुआ है वो पाप है, महापाप है। उसका किसी भी आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या चाहते, मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, वो चाहते क्या है? तो ये जो टिप्पणी, जो समाजवादी पार्टी का जो अभियान है, जो कांग्रेस के नेताओं की जो टिप्पणी है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो टिप्पणी है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। जो हुआ वो गलत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, दर्शकों का भी। और दर्शकों से निवेदन है,
अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो अपना मत भी व्यक्त किया करें, कमेंट जरूर दें। इसके अलावा लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, उस पर हमारे सभी लिंक आपको मिल जाते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब और एकलव्य नमस्कार। दोनों। थैंक यू सो मच।